वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं निकेश सर, प्रिंसिपल ऑफ मदर्स प्राइड स्कूल, आप लोगों का स्वागत करता हूं मदर्स प्राइड में। और साथ ही साथ मैं प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी आपका वेलकम करता हूं। आप हौसलों के साथ आगे बढ़ें, अपने आप को हारने ना दें। विश्वास करो, साइंस मैथ तुम्हारे कदमों को चूमेगी। आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका अगर नॉलेज आप गेन करते हो तो साइंस आपके लिए आसान बनता चला जाए। और आज का जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है। देखो, आज जब मैं क्लासेस ले रहा था तो बहुत ही मजेदार टॉपिक था और मैंने फील किया कि इस टॉपिक में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्या नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये टॉपिक क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, 12 तक क्या, ये बीएससी एमएससी तक के बच्चों के लिए भी पहेली रहता है। और इतनी आसान बातें हमारे दिमाग में ना घुसने के कारण, हमारे कॉन्सेप्ट में ना आने के कारण हमें मुश्किलात पैदा करते हैं हमारे लिए। खैर, हमें इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैटर के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर रखा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्ड अबाउट मैटर। ठीक है, सबको पता है कि मैटर जो है, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, दैट हैव मास, दैट हैज मास, दैट कैन टेक स्पेस, ठीक है, दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने ये भी चर्चा किया कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे सन रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मोबाइल से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो मैटर के अंदर नहीं आती है। जैसे सन रे मैटर के अंदर क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि सन का रे जो है वो फोटोन पार्टिकल से कंपोज्ड है, और फोटोन पार्टिकल का मास जो होता है वो, एटम की बात ही मत करो, फोटोन पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है। एक चीज मैंने शुरू में भी कहा था, देखो कुछ चीजें जो होती है ना, कॉन्सेप्चुअल होती है, उसे ध्यान में रखना पड़ता है। अब किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है? किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे। देखो, जो भी मेरे पास अभी बच्चे हैं या जो भी मेरी क्लासेस देखते हैं, उन बच्चों को इस चीज में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एटम, मॉलिक्यूल्स जो है, एटम और मॉलिक्यूल्स, ये जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, चाहे फिजिक्स की बात कर लें या केमिस्ट्री की बात कर लें। अब मैंने पहले भी कहा था कि 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में सबका अपना एक एटॉमिक नंबर है। जो भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं? जेड से। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो किसी भी एटम्स का या किसी भी मैटर का मास जो होता है ना, वो उसके न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। तुम फिजिक्स में ही बात करो, ये कॉपी है, ये पेन है, देखो एक जादू दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक थोड़ी हैवी सी देना, हैवी सी बुक देना। देखो, एक जादू मैं दिखाता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, आप देखते होंगे, इस तरह का बच्चे कर लेते हैं, थाली के साथ, कॉपी के साथ, बुक के साथ। मैं भी कर पा रहा हूँ, हो सकता है आपसे ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं भी कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? कभी सोचा है आपने यहाँ पे साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है? कभी सोचा है? यानी कि सर, हमारे प्रिंसिपल सर कह लो या हमारे साइंस वाले सर कह लो, वो इस तरह से कॉपी को क्यों मूव करवा पा रहे हैं अपने उंगली पे? बेटा, मैंने बिल्कुल इसके सेंटर पे, इस बुक के सेंटर पे, तुम करके देखो। अगर सेंटर से हटा के हम रखते हैं तो ये नहीं घूमता है। अगर बिल्कुल सेंटर पे हम कर लेते हैं ना, तो इजीली घूम जाता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, आप लोग करना पहले समझ लो, ये पॉइंट छूट जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर पे डिपेंड करता है।
ठीक है। और अगर हम इस कॉपी के सेंटर पे ही, इस कॉपी के सेंटर पे ही अपना उंगली रख के इसको रोटेट करते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इसके मेन मास को हमने सेंटर किया, इसके मेन मास को हमने सेंटर किया, यानी कि अब दो इक्वल पार्ट में इसको हमने बांट दिया और फिर ये इजीली रोटेट हो जाएगा, इजीली स्टेबल भी हो जाएगा। देख लो स्टेबल हो गया, इजीली स्टेबल हो जाएगा। यही सेंटर से थोड़ा सा हटा दो, ये देखो गिर गया, सेंटर से अगर थोड़ा सा हटा दिया तो ये गिर गया। यानी ये बात तो तय है, चाहे हम केमिस्ट्री की बात कर लें, चाहे हम फिजिक्स की बात कर लें, चाहे हम मैटर की बात कर लें, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर पे डिपेंड करता है। उसी तरह किसी और अब देखो लॉजिकली प्रूव भी कर देते हैं, लॉजिकली प्रूव भी कर देते हैं किसी भी न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से या हाइड्रोजन से 1840 गुना कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन में कुछ मास ही नहीं रहा। हाइड्रोजन का मास कितना, एक है। अब एक का 1840वां भाग इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन में तो कुछ दम ही नहीं रहा। क्या इलेक्ट्रॉन में कोई मास है, नहीं है। ऑफिशियली मास कहाँ पे है, उसके सेंटर में, और सेंटर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एन या Z प्लस एन। अक्सर हम E प्लस एन अगर लिखते हैं ना तो आंसर मिल जाता है, लेकिन ऑफिशियली ये गलत है। क्यों, क्योंकि आप मास निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इसीलिए E प्लस एन पे आंसर तो मिलेगा, लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा बताओ ये कॉन्सेप्ट समझा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर पे डिपेंड करता है, और एटॉमिक मास को हम लोग ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, और सेंटर के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो हाइड्रोजन से 1840 गुना कम होता है, इसीलिए उसको लिखना बेवकूफ़ी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें और बातें पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम जहाँ हैं वहाँ आना चाहते हैं। यानी कोई भी मैटर एटम से बना हुआ है, एटम का स्ट्रक्चर तुमको पता चल गया होगा, क्या एटम का स्ट्रक्चर पता चल गया ना, एटम का स्ट्रक्चर तुमको पता चल गया। अब एटम की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब देखो मैटर को केमिकली और फिजिकली बांटा गया है। मैटर केमिकली 3 भाग में बटा हुआ है, केमिकली एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। याद रहेगा, केमिकली मैटर इज क्लासिफाइड केमिकली इन 3 डिफरेंट ग्रुप, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, and matter is physically categorized in 3 या 5, मैं तो कहूँगा 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, तुम्हारे कोचिंग का नाम है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब तुम्हें समझ पता चलेगा कि इस कोचिंग का नाम प्लाज्मा क्यों है। अब तुम्हें पता चलेगा प्लाज्मा का मतलब क्या होता है। पता है सन के अंदर क्या है, पता है सन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम, सन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होता है और एक हीलियम एटम बनाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब 2 छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो उस समय हैवी एनर्जी रिलीज होता है, गौतम सर की तरह, बिल्कुल फास्ट एनर्जी, जैसे गौतम सर के अंदर भरा हुआ है। दिन भर रात हॉस्टल में रहने बाद एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल फास्ट एनर्जी निकलता है। और फिर वो एनर्जी क्या करता है, किसी भी गैस को चमकने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों चमकता है हम चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेज क्या है वो देखो। तो मैं निकेश सर भी तुम्हारे अंदर वो एनर्जी डेवलप करता हूँ,
और फिर तुम्हें सन की तरह ग्लो करने को मजबूर करता। अब समझ में आया कि प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस क्या है? ये बिल्कुल ही साइंस से रिलेटेड है। ये हम जो थ्योरी है हम उसे तुम्हारे ऊपर अप्लाई करते हैं, यही होता है। अब बात आती है कि सर सॉलिड लिक्विड गैस या प्लाज्मा बहुत सही कर रहे हैं, चलो उस पर चर्चा करना। आप मुझे ये बताओ कि आप एटम को क्यों यहाँ कंक्लूड करना चाह रहे हो? यस, कंक्लूड करना चाह रहे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। और उस पार्टिकल्स के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर वो चारों प्रॉपर्टीज तुम समझ लो तो मैटर खत्म, मैटर फिनिश। मात्र 4 प्रॉपर्टी। पहला, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। यू कांट सी द पार्टिकल्स विद योर नेक्ड आई। आप पार्टिकल्स को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? माइक्रोस्कोप बहुत दूर गया, याद करो, एसटीएम, एसटीएम, स्कैनिंग ट्विंगलिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से सेल देखते हैं, एटम्स को देखने के लिए आपको एसटीएम का यूज करना पड़ेगा, स्कैनिंग ट्विंगलिंग माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करना पड़ेगा? एसटीएम, स्कैनिंग ट्विंगलिंग, TUNELLING, ट्विंगलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। और पता है जो एटम होता है, एटम सर्कुलर शेप का होता है, ठीक। और उसके रेडियस को हम लोग किससे मेजर करते हैं? नैनोमीटर से। एटम के रेडियस को किससे मेजर करते हैं? नैनोमीटर। जैसे मीटर होता है ना, तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। देखो नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। एक पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। लेकिन हम लोग एटम्स के रेडियस को नैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो एटम्स आर वेरी वेरी, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, पहला पॉइंट। दूसरा, द गैप बिटवीन 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स के बीच में गैप भी होता है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तीसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। और चौथा, पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट, पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट, पार्टिकल्स अपने जगह पे मूव और वाइब्रेट करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज सॉलिड है, अब कोई भी चीज सॉलिड है और तुम सॉलिड का मास और वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का शेप, मास, वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक्ड होने के कारण उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूव नहीं करेगा, जिसके कारण हम लोग उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसका शेप फिक्स होता है, उसका मास फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या? और वही हाल उल्टा लिक्विड में चले जाओ, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। थाली में डालो थाली, कटोरे में डालो कटोरा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब गैस, गैस के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ना गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है, ना गैस का शेप फिक्स होता है, ना गैस का क्या साइज फिक्स होता है, मास। तो सीधी सी बात है, ठीक है। अब यही 4 पार्टिकल्स बताता है कि कोई चीज़ सॉलिड है, कोई चीज़ लिक्विड है,
कोई चीज गैस है, और फिर क्यों वो रिजिड है, क्यों वो कंप्रेस हो सकता है, क्यों वो मूव कर सकता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। अब बताओ मात्र 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट तुमको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। और फिर देखो एटम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे नॉलेज में। सो दैट्स ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे और प्लाज्मा को डिस्क्राइब करेंगे। हैव ए नाइस